हेरिटेज ऑफ इंडिया, आई थिंक आपने ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि ये कौन हेरिटेज ऑफ इंडिया की हमारी इंडिया की कौन कौन सी विरासत है, जिसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो स्पेशली एंशियंट इंडिया एंड मेडिवल इंडिया तक जो जो लैंग्वेजेस, प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस थी, वो कैसे इमर्ज हुई और कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी, और उन लैंग्वेजेस के साथ साथ कौन किस तरह का लिटरेचर डेवलप हुआ थ्रू द एजेस। और वो लिटरेचर क्या था वो भी हम डिटेल से आज डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, इन विद स्पेशल स्पेशल रेफरेंस टू संस्कृत, प्राकृत, पाली एंड पर्शियन लैंग्वेज। इस पार्ट में आपके दो पार्ट हैं, सब पार्ट हैं लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर में। पहले पार्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे संस्कृत, प्राकृत, पाली एंड पर्शियन। और जो नेक्स्ट आपकी क्लास होगी उसमें वो पार्ट किया जाएगा इमरजेंस ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में जो है जैसे बंगाली, आसामी, उर्दू, इस तरीके की जो लैंग्वेजेस हैं जो मॉडर्न इंडिया में, उनको हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। सो तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लैंग्वेजेस होती क्या है और लिटरेचर क्या होती है और इनमें डिफरेंस क्या है। तो लैंग्वेजेस लैंग्वेज जो है एक सिर्फ लैंग्वेज जो है एक मीडियम है जिसके माध्यम से हम अपने थॉट्स को, आइडियाज को, एक्सप्रेशन को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है। अ, इसी तरीके से लिटरेचर जो है किसी भी सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन है, एक मिरर है, एक आईना है कि उस वो सोसाइटी उस वक़्त में अगर किसी पर्टिकुलर वक़्त में कोई लिटरेचर अ तैयार किया गया या लिखा गया है, तो उस वक़्त की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, सोशल स्टेटस क्या था या कल्चरल लाइफ़ कैसी थी, किसी भी तरीके का हो सकता है वो लिटरेचर। तो इन सब से अब हम आगे अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम संस्कृत की बात करते हैं कि संस्कृत लैंग्वेज और उससे रिलेटेड जो लिटरेचर है वो कैसा था और उसका भारतीय समाज पर या कल्चरल लाइफ में क्या योगदान है। हम जानते हैं कि संस्कृत इज द मदर ऑफ मैनी इंडियन लैंग्वेजेस। संस्कृत बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, इवन जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो संस्कृत से ही निकली हैं एक तरीके से। और द वेदास, उपनिषद, पुराणास एंड धर्म सूत्रास, ये सारे के सारे जो हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। आप देखेंगे, आप आगे कभी वेदास को उठाएंगे या उपनिषद या पुराणास, ये तो रिलीजियस टेक्स्ट हैं। देखो लिटरेचर भी कई तरीके का होता है ना, जिसमें एक स्पेशल अगर हम बात करें तो एक धार्मिक होता है और एक होता है गैर धार्मिक, मतलब रिलीजियस और नॉन रिलीजियस। तो दोनों तरीके के होते हैं। चर में आते हैं, तो ये सारे संस्कृत में लिखे गए थे। तो देयर इज आल्सो अ वैरायटी ऑफ सेकुलर एंड रीजनल। इसके अलावा सेकुलर जो लिटरेचर होता है या टेक्स्ट होते हैं वो होते हैं गैर धार्मिक, जिनका धर्म से मतलब नहीं है, जैसे कोई ड्रामा हो गया है ना, कोई प्ले हो गया, इस तरीके से जो लिटरेचर होता है वो सेकुलर लिटरेचर कहलाता है। By reading about the language and literature created in the past, we shall to able to understand our civilization। जैसे-जैसे हम किसी लैंग्वेज या लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं, तो हम उस रीजन या उस जगह या उस प्लेस के सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है और उस सिविलाइजेशन में किस तरीके की डाइवर्सिटी थी, किस तरीके की क्या रिचनेस थी उसके कल्चर की, वो हमको पता चलता है। अ, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो संस्कृत मतलब अभी तक जो हमें लिटरेचर अवेलेबल हुआ है, जैसा जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमें रिटन इंस्क्रिप्शन, रिटन एविडेंसेस मिलना शुरू हो गए हैं। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो
लिटरेचर है या फिर जो भी इंस्क्रिप्शन है, जो भी स्क्रिप्ट है, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। और जो पढ़ा जा सका है, जो हमारे नॉलेज में है लिटरेचर जिस तरह का, वो है वेदास। सबसे अर्लीस्ट जो लिटरेचर है वो वेदास हैं, जो कि संस्कृत में लिखे हैं। इसी वजह से संस्कृत इज द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री। ठीक है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा भारतीय संविधान है, उसमें 22 लैंग्वेजेस लिस्टेड हैं, जिसमें से संस्कृत एक है। होता क्या था, जैसे शुरू में जो लिटरेचर लिखा गया था, तो बाद में उसको उसकी प्योरिटी को किसी भी लैंग्वेज की प्योरिटी डिपेंड करती है उसकी ग्रामर पर। तो उसको मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए, 4th सेंचुरी बीसी में, है ना, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में, एक ग्रामेरियन था जिसका नाम है पणनी। पणनी, ठीक है। अ, तो उसने संस्कृत लैंग्वेज को एनालाइज किया और उसके वर्ड स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन पर काम करते हुए एक ट्रीटीज लिखी, मतलब एक ग्रंथ, ग्रामर का एक व्याकरण पर, ग्रामर पर एक बुक लिखी जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में अष्ट मीन्स 8, अध्याय चैप्टर, 8 चैप्टर, जिसमें उसने संस्कृत लैंग्वेज की व्याकरण पर या संस्कृत लैंग्वेज पर डिटेल से व्याख्या किया, उसको एक्सप्लेन किया है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो हम देखेंगे तो बुद्धिस्ट संस्कृत लिटरेचर, मतलब बुद्धिस्ट सोर्सेज भी शुरुआती जो थे वो किसमें थे, संस्कृत में थे। जैसे कि बुद्धिस्ट के दो स्कूल थे, आप जानते होंगे, महायान और हीनयान। तो उसमें बहुत सारा काम जो है संस्कृत में हुआ था। तो हीनयान स्कूल का एक वर्क है महावस्तु। महावस्तु एक तरीके का स्टोर हाउस है स्टोरीज का, जिससे हमें बुद्धिज्म के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। इसी तरीके से ललित विस्तार या अश्वघोष ने एक जो किताब लिखी थी जिसका नाम है बुद्ध चरित, ये संस्कृत में लिखी हुई ग्रंथ हैं। इसी तरीके से कल्हड़ ने, आप देखेंगे 1150 के दौरान कल्हड़ ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम राजतरंगिणी है, जिससे हमें जो कश्मीर की हिस्ट्री है उसके बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन मिलती है। और कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है उसको इंडिया की फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक भी कहा जाता है, एक तरीके से कि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखना चाहिए, वो राजतरंगिणी मानी जाती है। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे, हम और डिटेल से जब आगे बढ़ते जाएंगे इस डिस्कशन में, तो देखेंगे कालिदास या दूसरे जो भी पोइट थे, उनका क्या क्या उनकी राइटिंग्स थी, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। द कालिदास को तो शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है, आप जानते ही होंगे। जो दूसरे लिटरेरी वर्क थे इसी तरह सेकुलर में जो आते हैं, जैसे ड्रामा प्ले वगैरह, उसमें हम देखेंगे कि एक स्पेशली गुप्ता पीरियड को गोल्डन इरा कहा जाता था इंडियन इंडियन लिटरेचर की वजह से, है ना। तो उसमें अभिज्ञान शकुंतलम जो कि कालिदास ने लिखी है, और मेघदूत, ये दोनों ही कालिदास की लिखी हुई हैं। मृच्छकटिका जो शूद्रक ने लिखी है, स्वप्न वासु वसा वसा वासवदत्तम, ये भास ने लिखी है। रत्नावली श्री हर्ष ने लिखी है। इसी तरीके के होंगे जिसने अर्थशास्त्र की रचना, है ना। तो इस तरीके के काफी लिटरेचर है जो कि संस्कृत में है। और देखो, किसी भी लैंग्वेज को फ्लरिश करना है तो उसका वाइड स्प्रेड यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें देखना पड़ता है। मतलब इसका ये हुआ कि कितने बड़े लेवल पर उस लैंग्वेज का यूज हो रहा है। आज के तौर पे हम जैसे देखें, हिंदी है, भले ही साउथ इंडिया में हम जाएंगे तो हिंदी, या नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो हिंदी इतना यूज नहीं हो रही होगी, लेकिन अगर इन ओवरऑल देखें हम एक एज ए प्लेटफॉर्म, तो इंडिया के मोस्टली पार्ट में हिंदी को यूज किया जाता है, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल दोनों। तो हिंदी की हम इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। इसी तरह उस वक्त संस्कृत थी, हालांकि संस्कृत जो है आम लोगों की लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन राजाओं की, या जैसे दरबार होते थे, दरबारी लैंग्वेज थी ये। और इसी तरीके से कोई भी रिकॉर्ड्स
वगैरह या रिलीजियस टेक्स्ट होते थे या सेकुलर टेक्स्ट, ड्रामा, कहानियाँ वगैरह, पोएट्री वगैरह जो भी होती थी, वो संस्कृत में लार्जली लिखी जाती थी। तो इसी वजह से संस्कृत की इतनी इम्पोर्टेंस हुई और इतने ज़्यादा उसका सिग्निफिकेंस है। तो ये तो हमने देखा ब्रीफली कि लैंग्वेज और लिटरेचर है कौन-कौन सा और किस तरीके का है। अब हम बात करते हैं जो संस्कृत के इम्पोर्टेंट लिटरेचर है, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेदास के बारे में। वेदास हम जानते हैं कि ये अर्लीएस्ट नोन लिटरेचर है। नोन है ना? नोन लिटरेचर जिसके बारे में हम सही से हमें पता The Vedas in India, ठीक है? The Vedas were written in Sanskrit and were handed down orally from one generation to the other. वेदास के बारे में कहा जाता है कि वेदास पहले एक सुनाई जाती थी, एक से दूसरे को तीसरे से, लेकिन रिटन फॉर्म में नहीं थे। रिटन फॉर्म में तो बाद में आया ये, है ना? ये मानते हैं। तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ओरली हैंडेड डाउन किया जाता था इसको। द वर्ड वेदा, जो वेदा वर्ड है उसका मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। इन हिंदू कल्चर वेदास आर कंसीडर्ड एज इटर्नल एंड डिवाइन रेवलेशंस। देयर आर फोर वेदास, चार वेदा हैं हम जानते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के बारे में अगर हम देखें तो ऋग्वेद जो है अ कलेक्शन ऑफ 1028 हिम्स। हिम्स में कहते हैं सूक्त को, है ना? सूक्त जो एक 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में और ये 10 मंडल हैं। मंडल मीन्स बुक, मतलब ये ऋग्वेद के 10 पार्ट हैं जो, और जो 10 पार्ट में टोटल हम देखेंगे तो 1028 हिम्स हैं जो कि वैदिक संस्कृत में हैं। और जो नेचर के बारे में बात करते हैं ना, वर्शिपिंग के बारे में या इस तरीके से हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है इसमें। सम ऑफ द वेल नोन ऋषिज, ये जो हिम्स थे या किन ऋषियों के द्वारा रिसाइट किए गए थे या प्रिपेयर किए गए थे, वो ऋषि थे। उसमें सम इम्पोर्टेंट ऋषिज जो थे वो थे ऋषि वशिष्ठ, गौतम, गृत्समद, वामदेव, विश्वामित्र एंड अत्रि। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट ऋषिज थे। द प्रोमिनेंट, और ऋग्वेद में जो प्रोमिनेंट गॉड हैं जिनका जिक्र किया गया है या ज़्यादा बार उनका रेपुटेशंस आए हैं, वो हैं इंद्र, अग्नि, वरुण, रुद्र, आदित्य, वायु, अदिति एंड अदर्स। ठीक है? इसी तरीके से गॉडेसेस, सम प्रोमिनेंट गॉडेसेस हैं, देवियाँ, है ना? तो उनका भी ज़िक्र है, जैसे उषा द गॉडेस ऑफ डाउन, वाक द गॉडेस ऑफ स्पीच, पृथ्वी द गॉडेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी, है ना? ये गॉड एंड गॉडेसेस का ज़िक्र है ऋग्वेद में। इसी तरह मोस्ट ऑफ द हिम्स स्पोक ऑफ यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ सच एज ट्रुथफुलनेस। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे जो ज़्यादातर जो हिम्स हैं, सूक्त हैं, वो लाइफ की वैल्यू, हायर वैल्यूज जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे हम सत्य की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, डेडिकेशन की बात करते हैं, सैक्रिफाइस की बात करते हैं, पोलाइटनेस एंड कल्चर। इन सब पर सबसे ज़्यादा फ़ोकस किया गया है ऋग्वेद में। जो भी उसके हिम्स हैं, उसमें इस तरीके की टॉपिक्स पर या सब्जेक्ट पर आपको सूक्त मिलेंगे। The prayers are for seeking worldly prosperity and for the development of a higher cultured society. जो भी इसमें प्रेयर्स हैं वो आपको दुनिया की या वर्ल्ड की विश्व समृद्धि की बात कर मिलेंगे, या कैसे कल्चर्ड, हाईली कल्चर्ड सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, इस बारे में प्रेयर्स मिलेंगी ऋग्वेद में। अलॉन्ग विद रिलीजन, ऋग्वेद प्रोवाइड्स, हालांकि रिलीजन देखो ये एक तरीके से है तो रिलीजियस टेक्स्ट, ऋग्वेदा या दूसरे जो भी वेदास हैं जितने, वो क्या है, रिलीजन है इन नेचर। लेकिन रिलीजन के साथ साथ वो हमें उस वक्त की सोसाइटी, पॉलिटिकल लाइफ एंड इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी बताते हैं। तो इसी तरह हम जब हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी पढ़ते हैं हम इसको कि
कैसे उस वक्त की सोसाइटी थी, क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, या किस ना सिर्फ ऋग्वेद, बाकी जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं उन सब के बारे में। द नेक्स्ट वेदा इज यजुर्वेद। This Veda, it means Yajurveda is concerned mostly with rites and mantras of different sacrifices. यजुर्वेदा जो खासकर है वो यज्ञ या कर्मकांड जो होते थे उनके उनको मंत्रों को उनके लिए कैसे यूज करना, कैसे यज्ञ करना, ये जो सैक्रिफाइस वगैरह था जितना भी, वो यजुर्वेदा के अंतर्गत आता था। इसी वजह से इसकी थोड़ी सी जो है इम्पोर्टेंस ज्यादा भी है। ठीक है। तो और यजुर्वेद के कहते हैं दो थे, एक शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेदा एंड कृष्ण यजुर्वेदा, और जिसे वाजस्नेयी संहिता और तैत्तिरीय संहिता भी कहते थे। इसके थ्रू भी हमें सोशियो कल्चरल एंड रिलीजियस कंडीशन के बारे में पता चलता है उस वक्त की। उस वक्त के मतलब आपको ये तो पता ही है कि वेदास जो थे 1500 बीसी से 600 बीसी के आसपास तैयार किए गए थे। जो ऋग्वेदिक पीरियड है वो माना जाता है, जिसमें ऋग्वेदा तैयार हुआ था, वो 1500 बीसी से 1000 बीसी, और जो बाकी तीन वेदास थे, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, उनको 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में माना जाता है। ठीक है। तो उस वक्त जो सोसाइटी कैसी थी, कल्चर या पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इसी तरीके से सामवेद, सामवेद का जो मतलब है, साम मीन्स आप जानते हैं मेलोडी और सॉन्ग्स है। मेलोडी राग, राग जो होते हैं ना म्यूजिक में, तो इसका सीधा सीधा जो संबंध है, रिलेशन है, वो म्यूजिक से है। या दिस वेदा कहते हैं कि 16,000, इस वेदा में 16,000 राग और रागनी या म्यूजिकल नोट्स हैं। टोटल 1875, 1875 वर्सेस हैं, जिसमें से 75 ही सिर्फ ओरिजिनल हैं, मतलब ओरिजिनल हैं। बाकी सब जितने भी वर्सेस हैं वो सब ऋग्वेद से लिए गए हैं। और दूसरे हम अर्थों में देखें तो इसका मतलब ये है, जो ऋग्वेद में मंत्रास हैं, वर्सेस हैं या सूक्त हैं, उनको एक गीत की तरह कैसे गाएं, उसका रिसाइटेशन ट्यून के साथ होना चाहिए। म्यूजिक मतलब जैसे म्यूजिक में होता है ना, सॉन्ग होता है, कोई गाना होता है, तो हम किस तरह से गाते हैं, मतलब एक पोइट्री है, उसको एक म्यूजिकल वे में गा रहे हैं, है ना, एक प्रेयर है, वो सामवेद में होता है। तो ऋग्वेद के जो हिम्स हैं उनको म्यूजिकल वे में गान कहना, ट्यून्स के जरिए कहना, वो सामवेद में किया गया है। ठीक है। तो इसीलिए इसको हम देखते हैं कि इंडियन म्यूजिक का डेवलपमेंट भी हुआ है इसी के थ्रू, सामवेद से माना जाता है। इसी तरीके से लास्ट वेदा है अथर्ववेद। The Atharvaveda is also known as the ब्रह्मवेद। अथर्ववेदा को सबसे लास्ट में जोड़ा गया था और इसको ब्रह्मवेद कहा गया। इसमें जो है अथर्ववेद में हम देखेंगे 99, 99 बीमारियों के इलाज के बारे में है। इसलिए कभी क्वेश्चंस भी आ जाए कि मेडिसिन वगैरह या हेल्थ से रिलेटेड चीजों का जिक्र किस वेदा में है, तो वो अथर्ववेदा। द सोर्स ऑफ दिस वेदा, जो सोर्स है इस वेदा का, कहाँ से तैयार हुआ, तो उनका दो ऋषियों से मेनली माना जाता है, जिनका नाम है ऋषि अथर्व और ऋषि अंगिरास। दिस बुक गिव्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द फैमिली, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड मतलब तीन जो वेद थे उनको लेटर वैदिक पीरियड माना जाता है, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। और अर्ली वैदिक पीरियड सिर्फ ऋग्वेद का पीरियड कहलाता है। तो लेटर वैदिक पीरियड की जो भी सोसाइटी, कल्चरल लाइफ या पॉलिटिकल लाइफ थी या फैमिली लाइफ कैसी थी, वो अथर्ववेद के जरिए हमें पता चलती है। अब ये चारों वेदा को तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसको समझने के लिए और बेहतर समझने के लिए हमें वेदांग समझना पड़ते हैं, जिसे लिम्ब ऑफ द वेदांग्स भी कहते हैं। वो 6 वेदांग्स हैं, वेद अंग, वेदों के अंग 6 हैं। कौन कौन से हैं?
एजुकेशन शिक्षा, ग्रामर व्याकरण, रिचुअल कल्प, एटाइमोलॉजी निरुक्त, मैट्रिक्स छंद, एंड एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष। तो ये सारी चीजें हमें इनको समझना पड़ता है। अगर वेदा को अगर हमें ये समझ में नहीं आए तो हमें वेदा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकते हैं समझने के लिए। और सारा जो लिटरेचर है इन्हीं के आसपास घूमता है। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ, हम जैसा कि हमने अभी पढ़नी का जिक्र किया था, जिसकी पढ़नी की जो ग्रामर बुक थी, बुक ऑन ग्रामर अष्टाध्यायी, उसका हमने बताया था ये कि ये भी एक इम्पोर्टेंट था। उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ने की ग्रामर ही आती है अमंग देम। अच्छा, अब बात करते हैं वेदास के बाद आते हैं हम ब्रह्मनाज एंड आरण्यकाज। ये सब अभी रिलीजियस टेक्स्ट चल रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि ये सबसे अर्लीस्ट जो लिटरेचर था वो रिलीजियस ही था इन नेचर, है ना। इस वक्त अभी कोई भी ड्रामा नहीं लिखा गया था, कोई प्ले नहीं लिखा गया था, है ना, कोई काम पोइट्री नहीं थी, सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट थे। तो उनको हम पहले कवर करते हुए चलते हैं। एक दूसरे जो रिलीजियस टेक्स्ट थे उनको हम कहते हैं ब्रह्मनाज एंड आरण्यकाज। अब ये ब्रह्मनाज एंड आरण्यकाज क्या थे? ये कमेंट्री ऑन वेदास थी, एक्सप्लेनेशन, है ना। अन- तो जो भी वेदों को एक्सप्लेन कर सकें, और वो जो बुक्स या टेक्स्ट तैयार किए गए उनको ब्रह्मनाज एंड आरण्यकाज कहते हैं। ब्रह्मनाज का जो लेटर पोर्शन है, बाद का पोर्शन है, उनको आरण्यकाज कहा जाता है। आरण्यक मीन्स है जंगल, फॉरेस्ट, आरण्यक। और आरण्यकाज इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये उन ऋषियों के जरिए तैयार किया गया जो जंगलों में अपनी तपस्या कर रहे थे या अपने काम कर रहे थे, या जिन टेक्स्ट को उन्होंने जंगल में रहते हुए तैयार किया उनको आरण्यकाज कहा जाता है। और आरण्यकाज के जो फाइनल पार्ट्स थे, मतलब जब एक तरीके से समझ लीजिए ब्रह्मनाज भी कंप्लीट तैयार होने पे है, और आरण्यकाज का लास्ट पार्ट जो था उसको कहते हैं उपनिषद। ठीक है। तो ये लेटर स्टेज है ब्राह्मण लिटरेचर की, उपनिषद जो हैं। ईच ऑफ द फोर वेदास, और सारे जितने भी वेदास हैं उनके अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है आ, वो है कौशितकी एंड ऐत्रेय ब्राह्मण। कौशितकी ब्राह्मण एंड ऐत्रेय ब्राह्मण। इसी तरीके से जो हमने बताया था यजुर्वेद दो पार्ट में है ना। एक शुक्ल यजुर्वेद एंड कृष्ण यजुर्वेद। तो उसके ब्राह्मण भी अलग अलग, ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं वो भी अलग अलग हैं। जैसे तैत्तिरीय जो है, तैत्तिरीय ब्राह्मण वो बिलोंग करता है कृष्ण यजुर्वेद से। एंड शतपथ ब्राह्मण जो बिलोंग करता है वो शुक्ल यजुर्वेद। तांडव, पंचविश एंड जैमिनीय जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो अथर्ववेद से बिलोंग करते हैं। इट इज थ्रू देम दैट वी गेट अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द सोर्स। इनसे भी हमें सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफ के बारे में पता चलता है। द आरण्यकाज, द आरण्यकाज डील विद सोल, बर्थ एंड डेथ एंड लाइफ बियॉन्ड इट। आरण्यकाज में हमें ज्यादातर जो चीजें हैं वो सोल के बारे में, जीवन और मृत्यु, और इसके अलावा की जिंदगी, इसके बियॉन्ड लाइफ क्या है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। दीज वर स्टडीड एंड टाउट बाय मैन इन वानप्रस्थ। वानप्रस्थ वो लोग, वो मुनीज, ऋषिज जो जंगलों में रहते थे। ऑल दीज वर्क, ये जितने भी काम थे वो संस्कृत में किए गए थे, है ना। और शुरुआत में हमने बताया जैसे कि इनको ओरली डिस्कस किया जाता था, है ना, मुंह जबानी। बाद में इनको राइटिंग की शक्ल में लाया गया, एक तरफ इकट्ठा किया गया, लिखा गया, कंपाइल किया गया बाद में। ये काफी लेट हुआ था। अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ एंड आरण्यकाज के बाद अब आते हैं उपनिषद। उपनिषद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है हिंदू रिलीजन में। और उसकी वजह क्या है, ये भी अगर आप इस चीज को समझेंगे कि उपनिषद होते क्या है तो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे क्यों उसको, उपनिषद को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। उपनिषद का जो एक
जो उपनिषद जो वर्ड है उसको हम अगर अ, देखें तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, उप और निषद। उप का मतलब है करीब, नियर बाय। निषद टू सिट डाउन, के करीब बैठ जाना। अब किसके करीब बैठ जाना? तो उपनिषद का मतलब ये था, जब पहले गुरु के पास शिष्य जो होते थे बैठकर ज्ञान लेते थे, उस परंपरा को उपनिषद कहा जाता था। और उस परंपरा को गुरु शिष्य परंपरा कहा जाता था, जो ट्रेडिशन बाद में चला, गुरु शिष्य, है ना? तो गुरुओं के पास बैठकर जो शिक्षा ली जाती थी वो उपनिषद थी, उसे उपनिषद कहा जाता है। The Upanishad mark the culmination of Indian thought and are the final parts of the Vedas. उपनिषद जो थे वेदास के फाइनल पार्ट थे। देखो, वेदास को समझने के किसी भी आप देखेंगे वेदास को आसानी से नहीं समझा जा सकता। उसके एक्सप्लेनेशन के लिए आपने देखा ब्राह्मण ग्रंथ तैयार हुए, आरण्यकाश तैयार हुए, लेकिन उनको उस अब धर्म की फिलॉसफी को समझने के लिए जो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं हमें समझ में नहीं आती, फिलॉसफिकल होती हैं, है ना? तो उस चीज को समझने के लिए ये उपनिषद तैयार किए गए। तो एक तरीके से जो फिलॉसफी थी, है ना, धर्म की फिलॉसफी, उसको समझाने के लिए उपनिषद तैयार किए गए थे। और इनको एंड ऑफ द वेदास भी कहा जाता है। एंड ऑफ द वेदास मीन वेदांत, वेद अंत, वेदों का अंत, मतलब वेद के सबसे लास्ट में ये पार्ट जोड़ा गया था। ये या कह दें वेदों से रिलेटेड जो भी ग्रंथ हैं उनके सबसे आखिरी पार्ट हैं ये। और ये गिनती में वैसे तो माना जाता है कि 200 से ज्यादा उपनिषद हैं, लेकिन जो नॉन उपनिषद हैं जो हमें पता है वो 108 उपनिषद हैं। ठीक है। The Upanishad form an important part of our literary legacy। एक जो the deal with questions like the, अब इसमें किस तरीके के क्वेश्चन है? ये एक तरीके से क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं उपनिषद में। अब वो क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन है? ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, सृष्टि, ब्रह्मांड का आविष्कार या ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ? लाइफ एंड डेथ, द मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना, भौतिक एंड आध्यात्मिक दुनिया जो होती है, नेचर ऑफ नॉलेज एंड मैनी अदर क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो उपनिषद में जित ये फिलोसफिकल चीजें हैं सारी इसमें। तो जब आप उपनिषद देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको खुद आपको आइडिया हो जाएगा कि इस किस तरीके की इंफॉर्मेशन इसमें हमें मिलती है। हम किस तरीके के कैसे हम रिलीजन को समझ सकते हैं, या कैसे हम उस वक़्त अपनी लाइफ या बहुत सारे लाइफ के क्वेश्चन्स होते हैं, वो क्या आंसर हैं, उसके थ्रू भी हम जा सकते हैं। द अर्लीएस्ट उपनिषद्स आर द बृहदारण्यक। बृहदारण्यक, जो सबसे पुराने उपनिषद थे वो थे बृहदारण्यक, और दूसरा है छंदोग्य, है ना? तो बृहदारण्यक जो था वो शुक्ल यजुर्वेद से रिलेटेड था, छांदोग्य जिस जो था सामवेद से रिलेटेड। तो ये सबसे पुराने उपनिषद हैं। सम ऑफ द अदर इम्पोर्टेंट उपनिषद, और जो दूसरे इम्पोर्टेंट उपनिषद हैं वो हैं ऐतरेय, ऐतरेय उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद। यानी अब हम आते हैं उपनिषद के बाद एपिक्स पर। एपिक्स कौन-कौन से थे आप जानते होंगे, महाकाव्य जिन्हें कहते हैं, रामायण एंड महाभारत। ये देखो सारे संस्कृत में है, इन्हीं की वजह से संस्कृत इतनी प्रोमिनेंट लैंग्वेज बनी, इस लिटरेचर की वजह से। ये तो अभी रिलीजियस टेक्स्ट, रिलीजियस लिटरेचर चल रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि सेकुलर जो टेक्स्ट था, मतलब जो जिनका गैर धार्मिक जो टेक्स्ट थे, उन्होंने भी संस्कृत को एक एक्साल्टेशन पर पहुंचा, पीक पर पहुंचाया। तो आर टू ग्रेट एपिक्स आर द रामायण एंड महाभारत। द रामायण और वाल्मीकि, जो रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी वो ओरिजिनल रामायण है, इट इज कॉल्ड आदि काव्य, एंड महर्षि वाल्मीकि इज नोन एज आदि कवि। द रामायण प्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ एन आइडियल सोसाइटी। रामायण में जो है जो अगर देखें तो एक आइडियल सोसाइटी को प्रेजेंट किया गया है। द अदर, इसी तरह हम दूसरा जो एपिक है हमारा महाभारत, वो कहते हैं कंपाइल या जो भी रिटन किया गया वेद व्यास के जरिए, है ना? ओरिजिनली कहते हैं शुरुआत में
ये संस्कृत में लिखा गया था और इसमें सिर्फ 8,800 8800 वर्सेस थे। और जब 8,800 वर्सेस थे तो इस महाभारत को महाभारत नहीं कहा जाता था, इसको इसका जो टाइटल था वो जय कहा जाता था, जय। और इस जय का मतलब होता है विक्ट्री, है ना। और आप जानते हैं महाभारत किससे रिलेटेड है? महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच जो कन्फ्लिक्ट था उससे रिलेटेड एक पूरा है ना, एक अध्याय है। तो शुरुआत में सिर्फ 8,800 वर्सेस होने की वजह से इसका टाइटल जो है जय था, लेकिन बाद में इसमें हम 16,000 वर्सेस और जोड़ दिए गए। तो सॉरी 16,000 नहीं, उसको टोटल जो है 24,000 कर दिया गया, है ना। हाँ, 15,000 समथिंग और 15,200 जोड़ने के बाद तो 24,000 जो है वर्सेस हो गए। जब 24,000 वर्सेस हो गए तो इसको भारत कहा जाने लगा। भारत इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि एक वैदिक ट्राइब थी, पहले ट्राइबल सिस्टम था। जो ट्राइबल ये कास्ट सिस्टम नहीं था, ट्राइबल थे तो उन्हीं के जरिए जाना जाता था सोसाइटी को। तो उनमें से एक ट्राइब थी भरत, भरत नाम की। तो भरत नाम की जो ट्राइब थी उसी के नाम पर महाभारत जो ये संकलन था 24,000 वर्सेस को, इसका टाइटल अब कर दिया गया भारत। फिर बाद में हम देखेंगे इसका और कंपाइलेशन हुआ और इसमें 1,00,000 वर्सेस हो गए, है ना। 8,800 से शुरू हुए थे, फिर 24,000 हुए, उसके बाद फाइनल स्टेज में कितना 1,00,000 वर्सेस हो गए, जो कि अब इसे महाभारत कहा जाने लगा। जब 1,000 वर्सेस हो गए तब इसको महाभारत कहा जाने लगा। या फिर सतसहस्री संहिता, सतसहस्री संहिता, है ना। इट कंटेन्स नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड डायरेक्टिव material relating to conflict between the Kauravas and the Pandavas. The Mahabharata contains the famous Bhagavad Gita, which contains the essence of divine wisdom. भगवत गीता जो है वो महाभारत का ही पार्ट है, ठीक है। भगवत गीता में आप देखेंगे कि कृष्ण एक्सप्लेन्स टू अर्जुन, कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, वो कहते उसको ड्यूटीज एज ए वॉरियर एंड एज ए राजा, एज ए वॉरियर एंड एज ए राजा आपके क्या ड्यूटीज होना चाहिए उनको एलाबोरेट करा करते हैं इन्हें। और दूसरे दूसरे यौगिक एंड वेदांतिक फिलोसफीज के बारे में एग्जाम्पल के जरिए बताते हैं। दिस मेक्स गीता अ कंसाइज, एक तरीके से भगवत गीता कंसाइज गाइड है पूरी हिंदू फिलोसफी की, है ना। और एक आइडियल लाइफ कैसे होना चाहिए रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड है ना वर्ल्डली लाइफ के, तो वो उस गीता को एक कंसाइज गाइड माना जाता है इस परिप्रेक्ष्य में, है ना, इस कंटेक्स्ट में। इसी को गीता को ही एक बेस बनाते हुए मॉडर्न इन टाइम्स में कुछ ऐसे ग्रेट लीडर्स हुए या पर्सनालिटीज हुए जिन्होंने लाइफ के बारे में लोगों को बताया और इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए इंस्पायर किया, जैसे स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी, और भी बहुत सारे थे जिन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए प्रेरित किया, मोटिवेट किया लोगों को गीता के जरिए। अब आते हैं महा एपिक्स के बाद नेक्स्ट जो है पुराणाज। पुराणाज क्या है? पुराण, जिनको पुराण कहते हैं, हम इंग्लिश में इसको पुराणाज कहते हैं। तो द पुराण ऑक्युपाई अ यूनिक पोजीशन इन द सैक्रेड लिटरेचर ऑफ द हिंदूज, ये भी हिंदू लिटरेचर का एक पार्ट है। दे आर रिगार्डेड नेक्स्ट, इनको जो है वेदास और एपिक्स के बाद रखा गया है, इतनी इंपॉर्टेंट दी गई है, इंपॉर्टेंस दी गई, ठीक है। तो देर आर सेड टू बी, कहा जाता है कि 18 पुराण है वहां पर, जिसमें और 18 ही उप पुराण है ना। तो जो सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा फेमस पुराण है वो है ब्रह्म पुराण, भागवत पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण एंड गरुड़ पुराण पुराण। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पुराण हैं। देयर ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड एज फार बैक एज द बुद्धिज्म। इनका कहते हैं ओरिजिन या पुराणास कब तैयार किए गए, ऐसा माना जाता है जब बुद्धिज्म इंपॉर्टेंस गेनिंग कर रहा था। बुद्धिज्म कब आया था? हम जानते हैं फिफ्थ सेंचुरी में बुद्धिज्म जो है आया था और इम्पोर्टेंट
रिलीजन बनने लगा था सोसाइटी में, ये उसी वक्त लिखे गए थे पुराणास। ठीक है। और पुराणास से हमें न सिर्फ रिलीजियस नॉलेज मिलती है, बल्कि इसमें हमें उस वक्त की कौन कौन सी किंगडम्स थे, डायनेस्टीज थी, उनकी जियोलॉजीज मिलती है ना, वंशावली, है ना, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मिलती है। ये जो पीरियड था जब जब धर्म ग्रंथ लिखे जा रहे थे, इस पीरियड में बहुत सारी स्मृतिज और लॉ बुक्स, स्मृति में लॉ बुक्स, कानून विषयक, है ना, उनको भी लिखा गया था, जैसे मनुस्मृति वगैरह हैं। तो ये जो था हिंदू टेक्स्ट थे, रिलीजियस टेक्स्ट थे जो हिंदुइज्म से रिलेटेड। अब इसी तरीके से आप देखेंगे, आप बुद्धिस्ट जब अगर आपने एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ा होगा, तो आप जानते होंगे कि बुद्धिस्ट वो संस्कृत जब फ्लरिश हो रही थी, या वेदास वगैरह जब चल रहे थे, तो वेदास या लेटर वैदिक पीरियड के बाद बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म भी फ्लरिश हो रहा था, इमर्ज कर रहा था, है ना, एज अ रिलीजन, है ना। और जो लिटरेचर था वो इनकी जो अपनी लैंग्वेज थी, अपनी लैंग्वेज से मतलब जिस एरिया में ये फ्लरिश हो रहा था वहाँ की लोकल लैंग्वेज। तो इसीलिए बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर जो है पाली और प्राकृत में लिखा गया है। तो बुद्धिस्ट अब सोर्सेस की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है समझने की, वो ये है कि बुद्धिज्म जो है या जैनिज्म क्यों एकदम से फ्लरिश हो गया था, इमर्ज हो गया था, या इतनी इंपॉर्टेंस दी गई थी, उसकी एक वजह है लैंग्वेज का यूज। क्योंकि उस वक्त संस्कृत का यूज होता था बहुत ज्यादा कोर्ट में या एलीट लैंग्वेज थी किसकी, संस्कृत जो लैंग्वेज थी वो अपर क्लास की थी, या एलीट ग्रुप की थी, या फिर दरबार की लैंग्वेज थी, जैसे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वगैरह, रिलीजियस टेक्स्ट तैयार होते थे। आम लोगों की जो लैंग्वेज थी वो पाली एंड प्राकृत थी। तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ने जो है आम लोगों की लैंग्वेज को पकड़ा, और जितने भी अपने टेक्स्ट या रिलीजियस वो थे, वो ज्यादातर आम लैंग्वेज में बनाए, ताकि आम लोगों तक हमारी बात आसानी से पहुंचाई जा सके। यही वजह थी कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एकदम से फ्लरिश किया। द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट वर्क जो है वो पाली में लिखे गए थे शुरुआत के, जो कि मगध की लैंग्वेज थी, जो साउथ बिहार कहलाता है अभी। द बुद्धिस्ट वर्क कैन बी डिवाइडेड, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, पहला कैनोनिकल और दूसरा नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल कहते हैं जुनून विषयक होते हैं, कानून विषयक, और दूसरे जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह होते हैं, और नॉन नॉन कैनोनिकल उपदेशात्मक, उपदेश वगैरह होते हैं वो। तो कैनोनिकल लिटरेचर जो है उसमें त्रिपिटक हम देखते हैं। त्रिपिटक के बारे में आपने सुना होगा, जो बुद्धिस्ट एक टीचिंग्स हैं वो त्रिपिटक में हैं। तिर का मतलब होता है तीन, पिटक का मतलब होता है बास्केट, झलिया, है ना। त्रिपिटक, थ्री बास्केट्स, जो कि हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक एंड अभिधम पिटक। विनय पिटक जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन है डेली लाइफ की। इसी तरह सुत्त पिटक में जो है डायलॉग्स एंड डिस्कोर्सेज हैं, मोरालिटी, मोरल, नैतिकता, एंड डील्स विद धर्म, धर्म के बारे में बात करती है ये। अभिधम्म पिटक जो है, अभिधम्म पिटक में फिलॉसफी एंड मेटाफिजिक्स के बारे में बात की गई है। इट इंक्लूड्स डिस्कोर्सेज ऑन वेरियस सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट, ये अलग अलग, ये जो है अलग अलग सब्जेक्ट पर बात करते हैं, जैसे एथिक्स, साइकोलॉजी, थ्योरीज ऑफ नॉलेज एंड मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स। अब हम बात करते हैं नॉन कैनोनिकल, जो उपदेशात्मक लिटरेचर है वो कौन सी है। उनमें जैसे आते हैं जातकाज। जातकाज अगर आपने सुना होगा, कभी तो सुना होगा। जातकों में जो है वो महात्मा बुद्ध जो थे उनकी प्रीवियस बर्थ के बारे में, जो महात्मा बुद्ध ने पिछले जन्मों की कहा गया है, ये मानते हैं बुद्धिस्ट लोग जातकाज के थ्रू कि महात्मा बुद्ध ने गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले 500 से
ज़्यादा जन्म वो पहले और ले चुके थे, या हाँ, इवन इतना भी माना जाता है कि उन्होंने जानवरों की शक्ल में भी जन्म लिया है पहले, 500 से ज़्यादा जन्म ले चुके थे वो। और हर एक जन्म एक अलग कहानी बताता है, जिसको हम जातका कहते हैं। तो और ये 6th सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी एडी के बीसी की बात है। तो ये और इस दौरान कैसे डेवलपमेंट हुआ बुद्धिज़्म का, पॉलिटिकल इवेंट्स क्या-क्या थे, उस वो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसी तरह हम जैन लिटरेचर देखेंगे तो जैन लिटरेचर जो है प्राकृत में लिखे गए हैं, जो 6th सेंचुरी एडी में कंपाइल किए गए थे। हालाँकि जैन लिटरेचर भी ऐसे ही चल रहा था, ओरली चल रहा था, लेकिन 6th सेंचुरी में बाद में इसको गुजरात में कंपाइल किया गया। कंपाइल मतलब रिटन फॉर्म में लाया गया और इकट्ठा किया गया। द इम्पोर्टेंट वर्क्स जो जैन लिटरेचर हैं, वो कहलाते हैं अंगाज़, है ना? उपांगाज़, प्रकीर्णन, खेद एंड सूत्राज़ एंड त्राज़। और जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर हैं, सबसे ज़्यादा जिनकी ख्याति हुई है जैन में, वो हैं हरिभद्र सूरी, ये 8वीं शताब्दी की बात है, 8th सेंचुरी एडी हरिभद्र सूरी और हेमचंद्र सूरी, ये 12वीं 12th सेंचुरी की बात है। जैनिज़्म हेल्प्ड in the growth of a rich literature comprising poetry, philosophy and grammar। जैन लिटरेचर भी जो है पोएट्री में है, फिलॉसफी की शक्ल में है और इन द फॉर्म ऑफ ग्रामर। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, जैन जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर व्यापार से जुड़े होते हैं। अगर आप देखेंगे, आप गौर करें, हालाँकि जैन धर्म अब हिंदू धर्म का ही पार्ट हो गया है, लेकिन जैन अभी भी जितने जैन लोग अपना यूज़ करते हैं टाइटल, वो देखेंगे ज़्यादातर लोग जो हैं ट्रेड एंड कॉमर्स से जुड़े हुए हैं। क्यों? उसकी वजह ये है कि जो जैन टेक्स्ट थे ना, जो जैन लिटरेचर था, शुरू से हम बात कर रहे हैं, वो रिपीटेडली ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करता था या बढ़ावा देता था ट्रेड एंड कॉमर्स को। यही वजह है कि जो जैन लोग होते हैं, मैक्सिमम लोग ट्रेड एंड कॉमर्स से जुड़े रहते हैं, व्यापार से या बिज़नेस से जुड़े होते हैं। अच्छा, ये था हमने संस्कृत लिटरेचर रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ लिए, हमने हमने देखा कि जो है हमने बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़ लिए और इसी तरीके से हमने क्या नाम है, जैनिज़्म के बारे में भी जान लिया, जैन टेक्स्ट के बारे में। अब दूसरे संस्कृत लिटरेचर कौन से थे, उसको भी हम देख लेते हैं, है ना? वी आल्सो हैव अ लार्ज बॉडी ऑफ बुक्स डीलिंग विद वेरियस साइंसेज़। हम देखेंगे कि बहुत सारी बुक्स हैं संस्कृत में जो या दूसरे टेक्स्ट में जो साइंस पे लिखी गई हैं, लॉ पे लिखी गई हैं, मेडिसिन पे, ग्रामर पे। अब उन कौन-कौन सी हैं वो अभी डिटेल हम इन शॉर्ट बताएँगे आपको। टू दिस क्लास बिलॉन्ग द लॉ बुक्स कॉल्ड धर्मसूत्रा। जो लॉ पे बुक थी, कानून पर, उनको धर्मसूत्रास एंड स्मृतिज़ कहते हैं और इनको धर्मसूत्रास एंड स्मृति को मिला दें तो धर्मशास्त्र कहलाते हैं ये। धर्मसूत्रास जो हैं, ये 500 से 200 बीसी के बीच लिखे गए थे, तैयार किए गए थे, कंपाइल किए गए थे। दीज़ ले डाउन ड्यूटीज़ फॉर डिफरेंट वर्नास एज़ वेल एज़ इसमें जो वर्ण सिस्टम है, कास्ट हैं और किंग और राजा और उसके जो अधिकारी वगैरह हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ होना चाहिए इसके बारे में ज़िक्र किया गया है। जैसे हम बात कर लें मनुस्मृति की, तो मनुस्मृति में सारी चीज़ें बताई गई हैं और ये भी बताया गया अगर कोई गलती करता है, कोई गुनाह करता है, कोई किसी को मार देता है या और भी 4 चीज़ें हैं, तो उसकी क्या सज़ा होना चाहिए और उसको सोसाइटी में कैसे रोकना चाहिए, इस सब के बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरीके से कौटिल्य के अर्थशास्त्र है जिससे हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में या मौर्यन जो एम्पायर था उस वक़्त की सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है? इसके में सबसे ज़्यादा पॉलिटी एंड इकोनॉमी पे एम्फसाइज़ किया गया है। इसी तरीके से भास, शूद्रक, कालिदास, बाणभट्ट ये सारे स्कॉलर्स थे जिन्होंने स अलग-अलग सब्जेक्ट पर अपनी राइटिंग्स को तैयार किया, अपनी लिटरेचर को तैयार किया और संस्कृत को एक पीक पर ले गए, है ना? अब कुछ फ़ेमस किताब हैं या पोएट हैं उनको हम आपको बताते हैं। जैसे
सबसे ज्यादा लिटरेचर अगर हम देखेंगे ना, एक चीज देखिएगा, लिटरेचर जो तैयार हुआ था, लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ सेकुलर, नॉट रिलीजियस, क्योंकि रिलीजियस टेक्स्ट तो वेदास से चले आ रहे हैं। सेकुलर टेक्स्ट मतलब ड्रामा लिखना, कहानियां लिखना, है ना, पोइट्री लिखना, शायरी वगैरह जो, या प्रोज लिखना, ये सब गुप्ता पीरियड में हुआ था सबसे ज्यादा। इसलिए गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, क्योंकि ग्लोरियस माना जाता है उस वक्त को। द गुप्ता किंग, और उन्होंने बहुत सारे क्लासिकल जो संस्कृत लिटरेचर था उसको पैट्रोनाइज भी किया। इस वक्त आप देखेंगे बहुत महान महान कवि हुए हैं, जैसे कालिदास। कालिदास ने को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। और उसकी जो पोएम्स थी, जैसे पोएम्स मेघदूत, ऋतु संहार, कुम्हार संभव, रघुवंश, है ना, और कुछ ड्रामास थे, प्लेज थे, जिन जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्ष विक्रमोर्वशी, उर्वशी एंड मालविकाग्नि मित्रम, है ना। इसी तरीके से दूसरे जो कवि हैं, विशाख दत्त। विशाख दत्त ने जो विशाख दत्त was another great play writer of this period. He wrote two great historical plays. उसने दो historical plays लिखे हैं जिनका नाम है मुद्रा राक्षस एंड देवी चंद्रगुप्तम। इसी तरीके से एक और कवि हैं शूद्रक। शूद्रक कौन है? शूद्रक वो है जिसने मृच्छकटिका लिखी थी, मृच्छकटिकम टॉय कार्ट। इंग्लिश में इसको कहते हैं मृच्छ टॉय कटिकम, मृच्छकटिकम टॉय कार्ट। ठीक है। इट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ सोशियो कल्चरल कंडीशंस ऑफ द टाइम। यही सब लिटरेचर है जिसकी वजह से एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को लिखने में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। एक तरीके से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब ये देखिए मिडिवल की तरफ बढ़ रहे हैं हम, लेटर पोस्ट गुप्ता तक आ रहे हैं, और जिसमें संस्कृत किस तरह से और पीक पर जा रहा था। इसी तरीके से हरिसेन है, भास है। तो हालांकि इसके बाद हम देखेंगे जब गुप्ता ये कुषाण किंग वगैरह जो आए थे, उन्होंने भी संस्कृत स्कॉलर्स को बहुत ज्यादा पैट्रोनाइज किया। हम जानते हैं कुषाणास जो हैं वो हैं बुद्धिज्म को इन्होंने बढ़ावा दिया था। तो अश्वघोष ने जो बुद्ध चरित्र लिखी थी वो कुषाणा पीरियड में ही लिखी थी, है ना। इसी तरीके से सौंदरानंद भी लिखी थी। तो ये सारी जो बुक थी, साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में हम देखेंगे चरक चरक ने लिखी थी चरक चरक संहिता, है ना। सुश्रुत ने सर्जरी पे लिखी थी सुश्रुत संहिता। तो ये सारी बुक्स थी, जो लिटरेचर था वो हर एक एस्पेक्ट को सोसाइटी के या साइंस के या लॉ के या म्यूजिक की हम बात करें, या फिर हम इकोनॉमिक इकोनॉमी की, पॉलिटी की, तो सारे एस्पेक्ट को कवर कर लिया गया। हालांकि ये कोई मंशा नहीं थी कि इसी चीज पे लिखना है, लेकिन एक अपनी क्यूरियोसिटी होती है राइटर की, एक कवि की। तो ये, लेकिन हमें हर तरीके की इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये इम्पोर्टेंट चीज है। अब हमने देखिए, हमने आज लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर में संस्कृत को पढ़ लिया, प्राकृत पढ़ लिया, पाली, अब हमारा बचा पर्शियन। पर्शियन जो है इम्पोर्टेंस कब आई? पर्शियन की इम्पोर्टेंस तब आई जब दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। दिल्ली सल्तनत एक 1206 के आसपास, है ना। तो 1206 के आसपास जब दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुई, तो आप देखेंगे मुस्लिम रूल स्थापित हुआ था, है ना। तो मुस्लिम रूल ये कहाँ से आए थे? टर्किश थे, ये टर्किश थे। और उसके साथ साथ अभी तक जो संस्कृत की इम्पोर्टेंस थी, जो कोर्ट की लैंग्वेज थी, वो कौन सी थी? संस्कृत थी। मतलब जो भी दरबार की एक लैंग्वेज होती है, जैसे आज के दौर में हम देखें ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वो ज्यादातर हिंदी और इंग्लिश है। मतलब जो भी पेपर वर्क होता है वो हिंदी में होता है या इंग्लिश में होता है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी और इंग्लिश में एक तरीके से मान लीजिए। अभी जो भी चीजें, उस वक्त संस्कृत हुआ करती थी एंशिएंट इंडिया में। मिडिवल इंडिया में यही लैंग्वेज पर्शियन बन गई। और पर्शियन क्यों बनी? इंडिया की वजह से नहीं, बल्कि पर्शियन जो हम देखेंगे सेंट्रल एशिया, पर्शिया से जो इसका इमरजेंस हुआ, राइज हुआ, वो चाइना या मिडिल ईस्ट या इधर हम अफ्रीका के कुछ कंट्रीज यहाँ भी देख लेंगे ना।
तो धीरे-धीरे इसका बहुत तेज़ी से प्रसार हो रहा था पर्शियन लैंग्वेज का। इसीलिए 1974 में एक किताब लिखी थी द वेंचर ऑफ इस्लाम, एमजीएस हॉजसन ने। एमजीए एमजीएस हॉजसन जो राइटर था, 1974 में उसने एक टर्म कॉइन्ड किया पर्शियनेट। पर्शियनेट उसने यही बताया कि पर्शियन लैंग्वेज कैसे दुनिया में हावी हो रही है और एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई है ना? तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में दिल्ली सल्तनत के साथ ये स्टार्ट हो गई थी। तो दिल्ली सल्तनत में उस वक़्त बहुत सारे कवि थे पर्शियन के या राइटर थे, दरबारी कवि, जिनका नाम जैसे हसन निज़ामी है जिसने ताजुल मासिर लिखी। इसी तरीके से तारीख़ फ़िरोज़ शाही है, जो ज़ियाउद्दीन बर्नी ने लिखी। हाँ, तारीख़ फ़िरोज़ शाही सबसे ज़्यादा क्योंकि इम्पोर्टेंट है क्योंकि तारीख़ फ़िरोज़ शाही से सबसे बेहतर इन्फॉर्मेशन मिलती है दिल्ली सल्तनत के बारे में और सबसे ज़्यादा। इसी तरीके से हम देखेंगे एक और तारीख़ फ़िरोज़ शाही है जिसे शम्स सिराज अफ़ीफ़ ने लिखा, इसामी ने अ, फ़ुतुहात सलातीन लिखा, है ना? इसी तरीके से अमीर खुसरो आए। अमीर खुसरो ने बहुत सारे पर्शियन में ग्रंथ लिखे, पोएट्री लिखी, है ना? जैसे खज़ाइनुल फ़ुतूह, नूह सिपर या मिफ्ताहुल फ़ुतूह, है ना? तुगलकनामा, ये सारी लिटरेचर थी। ये दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब जैसे-जैसे हम दिल्ली सल्तनत से आगे बढ़ेंगे मुगल एम्पायर में, तो हम देखेंगे मुगल एम्पायर में हम बात करें अकबर की, तो अकबर ने बहुत सारे संस्कृत जो थे लिटरेचर था, वो पर्शियन में ट्रांसलेट कराया। चाहे वो अबुल फ़ज़ल हो, फ़ैज़ी हो चाहे वो अब्दुल कादिर बदायूनी हो, इन सब ने लिटरेचर को जैसे महाभारत वगैरह, रामायण वगैरह इनका जो संस्कृत जो लिटरेचर था उसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराया। दूसरी तरफ बहुत सारे ओरिजिनल टेक्स्ट पर्शियन में लिखे गए। जैसे आप अकबरनामा आपने सुना होगा, आईन अकबरी जिस अकबरनामा पर्शियन में लिखा अबुल फजल ने, तो अकबरनामा से अकबर के वक़्त और पीछे का जितना भी सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी बहुत एक तरीके से हिस्टोरिकल चीज़ें हमें पता चलती हैं, बहुत सारी हिस्ट्री हमें पता चलती है। इसी तरीके से आप देखेंगे अब्दुल कादिर बदायूनी ने देखो 2 कोट थे, अब्दुल कादिर बदायूनी भी है, उसने मुंतखबुत तवारिख लिखी। है ना? मुंतखब तवारीख में बहुत सारी चीज़ें हमें अगेंस्ट मिलती हैं अकबर के, क्योंकि अकबर ने उतनी इम्पोर्टेंस उसको नहीं दी थी जितनी अबुल फ़ज़ल को दी थी। तो अबुल फ़ज़ल बहुत सारी चीज़ें फ़ेवर में लिख रहा है और वही चीज़ें कुछ चीज़ें अगेंस्ट में कौन लिख रहा है? अब्दुल कादिर बदायूनी। तो लेकिन हम लोगों को फ़ायदा ये हो जाता है कि दोनों एस्पेक्ट पता चल जाते हैं उस वक़्त, अगर कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है किसी के विचारों में तो। हम इसी तरीके से आप देखेंगे जहांगीरनामा वे तुझके जहांगीरी या फिर बाद में औरंगज़ेब के टाइम पर आ जाएँ तो मुंतखब लुबाब या बहुत सारी लिटरेचर्स पर्शियन में लिखा गया। बहुत सारे फ़रिश्ता है। तो कहने का मतलब ये है धीरे-धीरे जो जितना ज़्यादा किसी भी लैंग्वेज में जितना ज़्यादा लिटरेचर या उस लैंग्वेज का जितना ज़्यादा यूज़ होता है, वो लैंग्वेज उतने ही फ्लरिश करती है और उसका सोसाइटी पर उतना ही असर पड़ता है ना? क्योंकि आप देखेंगे जहाँ पे आप क मान लीजिए अगर आप अभी इंडिया में हैं, आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आ रही है, लेकिन जब आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में चले जाएँगे, जैसे कि इंग्लैंड में चले गए, तो हो सकता है आपको कुछ भी समझ में ना आए, है ना? लेकिन जब आप वहाँ रहते रहेंगे, जब आप 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना रहेंगे तो थोड़ी-थोड़ी इंग्लिश आपको आने लगेगी। भले ही आप इंग्लिश सीख रहे हों या ना सीख रहे हों, एक भी वर्ड जाने ना लेकिन आप धीरे-धीरे सीखने लगेंगे, क्योंकि आप कोशिश करेंगे उनको जानने की। क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, है ना? इसी तरीके से जब 1-2 साल गुज़र जाएगा तो आप इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाएँगे, है ना? तो दूसरी लैंग या चाइना चले जाएँगे तो धीरे-धीरे चाइनीज़ सीखने लगेंगे और अभी आप वो कितनी भी कोशिश करिए बोलने की, नहीं बोल पाएँगे। तो लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस ऐसे पड़ता है और चूँकि आप एक सोसाइटी का पार्ट हैं, तो आप पर जब इन्फ्लुएंस होगा किसी लैंग्वेज का तो वो एक सोसाइटी पर पड़ेगा और पूरा ओवरऑल हमें देखने को मिलेगा। तो यही सारी चीज़ें थीं
हमने आज ये जो टॉपिक एक तरीके से 2 पार्ट हैं, तो एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, लैंग्वेजेज़ एंड लिटरेचर। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि हिस्ट्री के साथ-साथ कैसे लैंग्वेज एंड लिटरेचर भी बदलता चला गया, उसकी इम्पोर्टेंस बदलती चली गई। कैसे किस लैंग्वेज को कितनी इम्पोर्टेंस मिली और उसकी वजह क्या थी? कि किसी को पैट्रनाइज़ करना, किसी भी लैंग्वेज को जब गवर्नमेंट या स्टेट की तरफ से एक पैट्रनाइज़ मिल जाए, तो वो तेज़ी से फलती-फूलती है, एक इमर्ज करती है ना? तो ये बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो हमने आज डिस्कस की। आई होप कि आप सबके समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो अगर कोई डाउट हो, तो आप हमसे क्लास में या कैंपस में आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चाहे वो अ, किसी भी आज के टॉपिक से रिलेटेड हो कोई भी पार्ट, ठीक है? इसी तरीके से आपने आज देखा कि हमने सबसे पहले वेदास को पढ़ा। वेदास क्या होते हैं? वेदास कैसे थे या नेचर क्या था उनका? क्या हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू था उस उनका, या हम रिलीजियस आइडियाज़ क्या थे उनके? इसी तरीके से अदर लिटरेचर कैसा था? फिर उसके बाद हमने वेदास हो गए, उपनिषद हो गए, है ना? ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, आरण्यकास हो गए, एपिक्स कौन-कौन से थे? रामायण एंड महाभारत हो गए। फिर इस तरह से बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट थे या बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म को जिस लिटरेचर की वजह से ख्याति मिली या इतनी इम्पोर्टेंस मिली, वो कौन-कौन से टेक्स्ट थे या लिटरेचर था। तो और इसके बाद हम धीरे-धीरे हमने देखा कि गुप्ता पीरियड में कौन-कौन से ऐसे महान कवि आए, जिन्होंने संस्कृत लिटरेचर को पीक पर ले ले गए जो लोग। या वो लिटरेचर कौन-सा, और चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड हो, एस्ट्रोलॉजी, मैथ, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, सारी चीज़ों को जो भी पार्ट है उनको सोसाइटी का या पॉलिटी का वो कवर किया गया। फिर जब हम आते हैं मिडेवल इंडिया की तरफ, मतलब 1000 के बाद से मान लीजिए आप, सबसे पहले तो जैसे अल-बरूनी आया था, तो उसने अरेबिक में लिखी थी, है ना? लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट हो गया था दिल्ली सल्तनत का 1206 में, तो धीरे-धीरे हिस्टोरियंस को या फिर कह लें स्कॉलर्स जो थे उनको पैट्रोनाइज़ किया गया, वो पर्शियन थे। तो पर्शियन में ही अपनी उन्होंने रचनाएँ की, अपने वर्क को कंटिन्यू किया, जैसे तारीख़ फ़िरोज़ शाही, फुतुहातुस सलातीन, इसी तरीके से ताजुल माज़िर, है ना? ताजुल मासिर, और फिर तारिख़ फ़िरोज़ शाही 2 किताबें हैं। एक तारिख़ फ़िरोज़ शाही ज़ियाउद्दीन बरनी ने लिखी है, और एक तारिख़ फ़िरोज़ शाही जो है शम्स सिराज अफ़ीफ़ ने लिखी है। इसी तरीके से फ़तवाए जहाँदारी, वो भी ज़ियाउद्दीन बरनी ने लिखी है। एक फ़तवाए फ़िरोज़ शाही, और फिर अमीर खुसरो का नाम आता है। अमीर खुसरो उन्होंने तुगलकनामा हो गए, या मिफ्ताहुल फुतूह या खज़ाइनुल फुतूह, तो ये इस नूहे सिपर इस तरीके की टेक्स्ट लिखे। तो फिर आप आते हैं मेडिवल इंडिया, मुगल एम्पायर की बात करें तो मुगल एम्पायर में बहुत सारी रचनाएँ अबुल फ़ज़ल, अब्दुल कादिर बदायूनी, फ़रिश्ता या अब्दुल राशिद, इन लोगों ने रचनाएँ की पर्शियन में, जो कि पर्शियन को स्पेशली अगर आप देखेंगे 13 सेंचुरी से 18 सेंचुरी का जो वक़्त था, वो पर्शियनेट कहलाता है इसी वजह से। पर्शियनेट मतलब मोस्टली दुनिया के ज़्यादातर पार्ट में, स्पेशली सेंट्रल एशिया, और ये मुगल एम्पायर ने जिस तरीके से बढ़ावा दिया था पर्शियन लैंग्वेज को, तो पूरी दुनिया में पर्शियन का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। जैसे एंशिएंट इंडिया में संस्कृत का था, मेडिवल इंडिया में पर्शियन का था। और फिर आप देखेंगे अभी किसका है, अभी के अगर आप देखें कॉन्टेक्स्ट में, तो इंग्लिश का ओवरऑल, हालाँकि हर जगह इंग्लिश नहीं बोली जाती है,
और ना ही जानते हैं लोग। लेकिन आज के वक़्त में इंग्लिश का सबसे ज़्यादा बोलबाला है। तो इस तरह अलग-अलग लैंग्वेजेज़ का रहा है और उसकी वजह यही है कि कितना ज़्यादा पैट्रोनेज या कितना ज़्यादा लिटरेचर उस लैंग्वेज में तैयार हो रहा है या हो चुका है या किया जा रहा है। तो यही था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आप सबके समझ में आ गया होगा और कोई भी डाउट होगा तो उसको क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। अभी के लिए हम चलते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इसका सेकंड पार्ट जो है इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू सो मच।